गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय आपका तीसरा मानव जनन कक्षा 12 की होगी। मानव जनन को जानने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि मानव जनन कहते किसे हैं। तो मनुष्यों में होने वाले जनन संबंधित अंगों एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वह मानव जनन प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्यों के विभिन्न जनन अंगों एवं उनसे होने वाले रोगों तथा घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह मानव जनन प्रक्रिया कहलाता है। अब मानव जनन प्रक्रिया को जानने के लिए सबसे पहले लैंगिक जनन को जानना आवश्यक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो आपको पहले ही चैप्टर में जनन बताया गया था कि जनन कहते किसे हैं। अर्थात किसी जीव को अपने ही स्वरूप या प्रकृति के जैसे एक नए जीव को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, यह जनन की परिभाषा दी गई थी और बताया गया था कि जनन को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: कायिक जनन या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब कोई नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक नई संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह लैंगिक जनन प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात जब कोई नर युग्मक किसी मादा युग्मक से संलयित होकर यानी परस्पर मिलकर निषेचन होना, परस्पर संलयित होकर एक नई संतति का या नई कोशिका का निर्माण करती है, वह लैंगिक जनन प्रक्रिया कहलाती है। यह तो हम लोग जान लिए कि लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। और आपको पता है मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाई जाती है। 46 अर्थात 23 जोड़ी। तो परस्पर संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करेंगे, युग्मनज। अब यह जो जाइगोट होगा, युग्मनज होगा, अगर ये 46 और 46 चला आता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 और 46 होती है, तो यहां पे 92 हो जाएगा, 92। किंतु यह संभव नहीं होता है, क्योंकि किसी मनुष्य में आपने यह नहीं सुना होगा या किसी किताब में पढ़ा होगा कि मनुष्य के अंदर 92 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर दोनों ये आते हैं तब तो अर्थात इसका आधा, जब कोई दंपत्य साथी किसी को संतान की आवश्यकता है तो वह क्या करे, यानी आधे का भागीदारी वह हो गुणसूत्रों का या लक्षणों का और आधे का भागीदारी वह हो।
अर्थात यहां से 23 गुणसूत्र और यहां से 23 गुणसूत्र आते हैं, तब मिलके 23 और 23 46 गुणसूत्र होते हैं। और आपको पता है कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाई जाती है। तत्पश्चात जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और उस भ्रूण से नई संतान की विकास होती है। यह प्रक्रिया होने से, यह तो निषेचन प्रक्रिया हो गई, यानी लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहली जो घटना है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। ठीक है, ये 3 घटना, निषेचन पूर्व घटना, पूर्व प्रिवेंट की बात हो रही है। ये 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। फर्टिलाइजेशन, एक्स फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी यानी पूर्व, प्रिमिटिव कह सकते हैं इसको, प्रिमिटिव फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट, फर्टिलाइजेशन और एक्स फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट। अब निषेचन पूर्व घटना, अर्थात निषेचन होने से पहले कहीं ना कहीं युग्मकों का निर्माण हुआ होगा, नर में नर युग्मक का और मादा में मादा युग्मक का। जब युग्मक बने होंगे तभी तो निषेचन हुआ होगा। जैसे यहां पे 2 युग्मक हमने मिलाया, तो आखिर ये युग्मक आया कहां से? कहीं ना कहीं से तो नर युग्मक और मादा युग्मक बना होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं वह निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं होती हैं, और वह होती हैं युग्मकों का निर्माण होना, और दूसरा जो है युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण। तो यहां पे आप देखिए, पहले तो युग्मक बना होगा नर तथा मादा युग्मक, और दूसरे टाइम अगर युग्मक बनता है और जब तक वह ट्रांसफर नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया संभव नहीं है कि जनन क्रिया हो, यानी निषेचन के दौरान वह जनन यानी नए संतान की उत्पत्ति हो। तो युग्मक का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, युग्मक बनने के उपरांत युग्मकों का ट्रांसफर होना। तो यह 2 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। अब निषेचन प्रक्रिया में जो होती है वह मेल प्लस फीमेल गैमेट का संलयन होता है और संतान की उत्पत्ति युग्मनज बनता है, युग्मनज से संतान बनती है। जैसे ही मेल तथा फीमेल गैमेट मिलेंगे तो वह क्या होगी, युग्मनज का निर्माण करेगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से संतान की उत्पत्ति होगी।
निषेचन पश्च घटना, यहां पे तो सिर्फ मिलने की बात हो रही है निषेचन में, नर तथा मादा युग्मक मिले। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है, जाइगोट बना और इम्ब्रियो बना तो वह कहीं ना कहीं उसके बाद विकसित होगा, अर्थात युग्मनज का विकास होना, जो भी निषेचन के प्रक्रिया के बाद, निषेचन प्रक्रिया के बाद की घटना आती है। यानी निषेचन के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वह सभी निषेचन पश्च घटना में आती हैं, जैसे युग्मनज का विकास होना, एम्ब्रियो से संतान का बनना, ठीक है, वह सारी की सारी प्रक्रियाएं, कुछ हार्मोनल प्रक्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो निषेचन पश्च घटना हो गया ये। अब युग्मकों का निर्माण होना, युग्मक का निर्माण दो भागों में बांटा गया, यानी युग्मकों का निर्माण जो हुआ वह दो भागों में। कौन कौन? तो प्राथमिक जनन अंग, युग्मकों का निर्माण नर युग्मक, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा जो हुआ मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो युग्मक का निर्माण नर जनन तंत्र में नर युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि मादा जनन तंत्र में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यहां पे नर युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होता है, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर जनन तंत्र में नर युग्मकों का निर्माण होता है तथा मादा जनन तंत्र में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब इसके पश्चात यह बने तो जिस अंग में बनेंगे और किसी अंग की सहायता से वो ट्रांसफर होंगे। तो नर युग्मक जनन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया, और वह है प्राथमिक एवं द्वितीयक। यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इन्हें दो भागों में, पहला जो हुआ वह प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
और दूसरा द्वितीयक या सहायक जनन अंग, सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अर्थात प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक या सहायक जनन अंग, दो भागों में नर जनन तंत्र को विभाजित किया गया। तो प्राथमिक जनन अंग में वृषण आते हैं, टेस्टिस, जिनमें नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। नर युग्मक बनते हैं। तत्पश्चात द्वितीयक या सहायक जनन अंग, इसी में जिसके द्वारा युग्मक बने वृषण में, तो बने हुए युग्मकों को किसी अंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात स्त्री जनन तंत्र तक पहुंचाने की क्रिया को द्वितीयक या सहायक जनन अंग कहते हैं। तो ये द्वितीयक सहायक जनन अंग में जो भाग आते हैं आपके, रीट टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, इपीडिडाइमिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, पेनिस, ईटीसी। इसमें कुछ एजैकुलेटरी डक्ट्स वगैरह भी हैं, तो उसको मैं नहीं दर्शाया हूं। मुख्य रूप से रीट टेस्टिस से वासा डिफरेंसिया, इपीडिडाइमिस और वासा एफ्रेंसिया पेनिस, अर्थात रीट टेस्टिस जालक और वासा डिफरेंसिया शुक्र वाहिनी, इपीडिडाइमिस अधिवृषण और वासा एफ्रेंसिया शुक्रवाहिका। तो ये और पेनिस शिश्न, इसकी सहायता से नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। नर युग्मकों का स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। तो युग्मकों का स्थानांतरण यहां पे जो था वह यहां पे मैं दर्शा दिया, द्वितीयक या सहायक जनन। ठीक है, पुनः बात करते हैं। अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तत्पश्चात कल हम वृषण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वृषण की संरचना कैसे बनाएंगे और उसके बारे में अध्ययन बारी बारी करेंगे। आपको आज क्या क्या बताया गया कि लैंगिक जनन अंग किसे कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया कैसे होता है। लैंगिक जनन अंग के प्रक्रिया के पहले 3 घटनाएं होती हैं इसके अंतर्गत, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। निषेचन प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। निषेचन पश्च घटना में उसके बाद यानी जाइगोट बनने के बाद उपरांत क्या होता है, उसके बाद की जो भी घटना होती है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वह निषेचन पश्च घटना कहलाती हैं। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र में वर्गीकृत किया गया युग्मकों का निर्माण। तो नर युग्मकों का निर्माण हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नर जनन तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद से मादा जनन तंत्र में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब वह कौन से अंग है कि जहां पे मादा युग्मक बनते हैं,
तथा वह कौन से अंग हैं जहां पे नर युग्मक बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे कि अंडाशय, तो मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है, जबकि नर जनन तंत्र में नर युग्मकों का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, तो यहां पे प्राथमिक जनन अंग जो है, यहां पे वृषण तो बना, वृषण हुआ और इसके बाद अंडाशय, तो इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।